हाँ जी बच्चों हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट वाले चैप्टर में ही। प्रबंध की मुख्य विशेषताओं अथवा प्रबंध की प्रकृति का वर्णन कीजिए। मतलब प्रबंध जो हमने पढ़ा, मैनेजमेंट जो हमने पढ़ी, तो मैनेजर जो भी काम करता है उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। मैनेजर की विशेषताएं नहीं, मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं। मतलब जहाँ पर भी आप मैनेजमेंट देखते हो वहाँ पर क्या मुख्य बातें नज़र आती हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या नज़र आती है। तो 6-7 पॉइंट हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, प्रबंध जो है वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की गई प्रक्रिया है। प्रबंध जो है उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे वो छोटी संस्था हो और चाहे बड़ी संस्था हो, हर एक संस्था के कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। और उन लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप प्रबंध के हिसाब से चलो। यानी कि वहाँ पर अगर आपने अपनी संस्था में प्रबंध नहीं किया, मैनेजमेंट नहीं रखी अच्छी, तो आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो किसी भी संस्था को अगर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो वहाँ पर प्रबंध का होना आवश्यक है। और आप अगर ये देखते हो कि कोई संस्था अच्छे लाभ प्राप्त कर रही है, अच्छी ग्रोथ कर रही है, अच्छा व्यवसाय में उसका स्थान है, मार्केट में अच्छी अप्रोच है, अच्छी खासी गुडविल है, तो ऑफ कोर्स ये बात कन्फर्म है कि वहाँ पर अच्छी मैनेजमेंट होगी ही होगी। तो प्रबंध क्या है? उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई प्रक्रिया है। तो प्रत्येक संस्था अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का प्रयोग करती है। सेकंड पॉइंट, प्रबंध सर्वव्यापक है। प्रबंध हर जगह है। मैंने लिखा भी है यहाँ पर, एनी वर्क माइनस मैनेजमेंट। किसी भी कार्य में से अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0 या फिर फेलियर। किसी भी कार्य को अगर पूरा करना है तो वहाँ मैनेजमेंट होनी चाहिए, या फिर इसी का दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी कार्य में से अगर मैनेजमेंट को माइनस कर दिया जाए, ये माइनस का साइन है, अगर किसी भी कार्य में से मैनेजमेंट को माइनस कर दिया जाए, प्रबंध को हटा दिया जाए, तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 0। तो चाहे आप लोग भी पढ़ते हो, चाहे आपके घर का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे फैक्ट्री का काम हो, जितनी भी क्रियाएँ हैं सबके अंदर मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब आप भी हो, आप अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 5 कार्य हो गए आपके। 5 सब्जेक्ट पढ़ने मतलब 5 कार्य। तो अगर आपने अकाउंटेंसी पढ़ना है तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट से तो पढ़ोगे। ये थोड़ा ना कि पूरे महीने में एक दिन पढ़ोगे या फिर पूरे महीने के महीने खाली अकाउंट्स ही पढ़ते जाओ। अगर केवल अकाउंट्स पढ़ोगे तो खाली अकाउंट्स में 99 नंबर ला करके थोड़ा ना काम चलेगा, और सब्जेक्ट भी पढ़ने ज़रूरी है। तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मैनेजमेंट का रखना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 29 दिन अकाउंट्स पढ़ो और एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ लो, या 25 दिन अकाउंट्स पढ़ो, एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ लो, एक दिन इंग्लिश पढ़ लो, एक दिन बिजनेस स्टडी पढ़ लो। ऐसा नहीं चल सकता। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करनी ज़रूरी है। तो प्रबंध क्या है? हर जगह है। सर्वव्यापक मतलब हर जगह है, यूनिवर्सली आपको नज़र आएगा। प्रत्येक क्रिया में प्रबंध नज़र आएगा। अगर हर किसी भी कार्य में से मैनेजमेंट को हटा दिया जाएगा तो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो प्रबंध क्या है? संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंध का बहुत बड़ा योगदान है, प्रबंध की प्रक्रिया का योगदान है। दूसरा, प्रबंध आपको हर जगह नज़र आएगा। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, प्रबंध बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। जैसे कहते हैं मल्टी टैलेंटेड कहते हैं ना कि एक बच्चा है, जैसे आपके ग्रुप में कोई बच्चा होगा जो सिंगर भी अच्छा है, डांसर भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, टीचर से भी बड़ा एटिकेट से बात करता है, तो कहते हैं ना बच्चा बहुत मल्टी टैलेंटेड है। तो इसी प्रकार से जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी बहुत सारे कामों को पूरा करती है। क्या क्या काम पूरा करती है? इसमें मेनली मैंने 3 लिखे हैं। प्रबंध के माध्यम से आप कार्यों का प्रबंध कर सकते हो, लोगों का प्रबंध कर सकते हो, प्रचालन यानी कि ऑपरेट कर सकते हो। कार्य का प्रबंध कैसे करोगे? आप देखते हो देश में कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक दोनों हैं, NGO भी काम करते हैं। तो देश के अंदर बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जिसमें बहुत सारे काम होते हैं। जैसे अगर मैं रिलायंस फैक्ट्री की बात करूँ, रिलायंस कंपनी की बात करूँ, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज से लेकर के, उस रॉ मटेरियल को स्टोर करने से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के सेल, और पता नहीं हज़ारों प्रकार के काम होते हैं एक कंपनी में। इस तरह की लाखों कंपनियां हैं, छोटी बड़ी। तो देश में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रत्येक संस्था में बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे वो एग्जांपल के लिए फाइनेंस का भी काम होगा, रॉ मटेरियल परचेजिंग का भी काम होगा, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन करने का काम भी होगा, रॉ मटेरियल को स्टोर करने का काम भी होगा, फिनिश्ड गुड्स को स्टोर करने का काम भी होगा,
बाद में सेल करने का काम भी होगा, बाद में कलेक्शन करने का काम भी होगा, बाद में इन्वेस्टमेंट करने का काम भी होगा। तो बहुत सारे काम होते हैं और प्रत्येक कार्य में मैंने अभी बताया ये ऊपर मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रबंध जो है वो कार्यों के लिए ज़रूरी भी है। तो प्रबंध क्या है? कार्य का प्रबंध है। प्रबंध के माध्यम से आप विभिन्न कार्यों को पूरा कर सकते हो। लोगों का प्रबंध, लोग जो होते हैं, जो इन संस्थाओं में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी सही प्रकार से मैनेज करके रखा जाता है। उन्हें बकरी की तरह बांध करके नहीं रखना, लेकिन उनको मैनेज करना है ताकि वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम कर पाए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए, प्रत्येक संस्था में अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, विभिन्न व्यवहार के लोग होते हैं, विभिन्न रुचि वाले लोग हैं। कोई जल्दी गुस्सा आ जाता है कईयों को, कई बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, कई आलसी होते हैं, कई बहुत ज़्यादा अपनी महत्वाकांक्षी होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं। तो इन सभी लोगों को एक साथ समूह में मिला करके काम करवाना पड़ेगा, तभी तो संस्था अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। तो ये सभी लोगों को एक साथ समूह में मिला करके काम कौन करवा सकता है? आपकी अच्छी मैनेजमेंट। अगर आप अच्छी तरह से मैनेज करोगे, मैं आपको कौन बोल रहा हूँ, आप अगर मैनेजर हो, आप संस्था के मालिक हो, तो आप अगर अच्छी प्रकार से मैनेजमेंट करोगे तो आप इन विभिन्न प्रकार के व्यवहार वाले लोगों को, विभिन्न रुचि वाले लोगों को एक साथ में मिला करके काम करवा सकते हैं। तो कार्य का तो प्रबंध करता ही है, साथ साथ में लोगों का प्रबंध करना भी प्रबंध का काम है। लोगों को मैनेज करना, कार्यों को मैनेज करना, ताकि कोई भी काम रुके ना, लोगों को मैनेज करना। उसके बाद प्रचालन का प्रबंध, संस्था में वित्त का भी काम होगा, उत्पादन का भी काम होगा, विक्रय का भी काम होगा, अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाएंगी और इन सब के लिए अभी मैंने ऊपर भी बता दिया मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखिए, अगर वित्त का काम ढंग से नहीं हो रहा तो रॉ मटेरियल परचेज नहीं किया जा सकता, और जब रॉ मटेरियल परचेज नहीं होगा तो उत्पादन का काम कैसे करोगे भाई? जब कच्चा माल ही नहीं आएगा तो बनाओगे क्या? और जब तक उत्पादन नहीं हुआ तो बेचोगे क्या? और जब तक बेचोगे नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से? तो ये सभी क्रियाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं और इन सभी क्रियाओं में प्रॉपरली मैनेजमेंट होनी ज़रूरी है, आपस में तालमेल होना ज़रूरी है। और ये सारा का सारा काम कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। तो मैनेजमेंट इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट का काम क्या है? विभिन्न कार्यों का प्रबंध करना, लोगों का प्रबंध करना ताकि लोग मिलजुल करके काम कर सकें, प्रचालन का प्रबंध करना ताकि जो अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं वो एक साथ की जा सकें। ये तो सिंपल पॉइंट थे। अब आगे देखिए, इसी तरह से बाकी सारे पॉइंट भी समझ में आ जाएंगे आपको। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। प्रबंध जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे एक साल समिति ने या फिर कंपनी ने एक साल का टारगेट बनाया कि इस साल हमें मार्केट के अंदर कम से कम भी नहीं तो 30% हमारे कस्टमर होने चाहिए। पूरी मार्केट में जितने कस्टमर हैं उसका 30% हमारा प्रोडक्ट खरीदें। मतलब अगर 100 लोग वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसमें से 30 लोग हमारी कंपनी का बना हुआ माल खरीदें। एक साल का इन्होंने टारगेट बनाया और उस साल उन्होंने उस टारगेट को अचीव भी कर लिया। अच्छी मैनेजमेंट करी और उस टारगेट को अचीव कर लिया। जैसे जियो के फ़ोन आए थे, तो जियो के फ़ोन बनाते समय कंपनी ने क्या टारगेट बनाया कि मार्केट में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हमारे द्वारा बनाए गए फ़ोन ही खरीदें। आपने देखा होगा छोटा फ़ोन जो आया था 1500 रुपये वाला, जो एक साल तक पता नहीं 6 महीने तक उसमें इनकमिंग कॉल फ्री थी, इनकमिंग आउटगोइंग फ्री थी, और उसके बाद 75 रुपीज़ वाला हिसाब था। मतलब आपको ज़्यादा आइडिया होगा, देख लीजिएगा एक बार। तो वो जो जियो के फ़ोन निकाले गए इतने सस्ते रेट पर, इंटरनेट की फैसिलिटी भी थी उसमें, व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ चलता था, बहुत सस्ता फ़ोन था। तो जब कंपनी ने इस प्रकार का टारगेट बनाया, उस टारगेट को अचीव भी कर लिया, तो क्या उसके बाद हमेशा के लिए कंपनी बंद होकर के बैठ जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी, जब एक टारगेट को अचीव कर लेती है उसके बाद कोई दूसरा टारगेट अचीव करना चाहेगी, और दूसरे टारगेट को अचीव कर लिया उसके बाद तीसरा टारगेट, उसके बाद चौथा टारगेट। तो कंपनी जब अपने लक्ष्यों को केवल एक बार के लिए सीमित नहीं रखती, बार बार लक्ष्य बनाती रहती है, तो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट भी लगातार करना पड़ेगा। आप लोग हो, आपने 10th में प्लानिंग करी कि मैं बोर्ड में मैक्सिमम रिजल्ट लेना है, उसके बाद क्या 11th में टारगेट नहीं बनाओगे अपना, और उसके लिए अच्छी मैनेजमेंट नहीं करोगे, उसके लिए पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे। उसके बाद आप जब 12th में पढ़ रहे हो तो 12th के लिए भी आप टारगेट बनाओगे, तो उसके लिए भी तो शेड्यूल बनाते हो ना कि मुझे इतनी देर पढ़ना है, इतनी देर खेलना है, इतनी देर सोना है, इतनी देर खाना पीना है। तो आप 12th करने के बाद में भी जब आप अपनी ग्रेजुएशन करोगे, आगे CA करोगे या इको ऑनर्स करोगे या BCom ऑनर्स करोगे या CWA करोगे, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट बनाओगे ही बनाओगे।
और जब वो भी अचीव कर लोगे तो उसके बाद कंपनी में जब काम करने के लिए जाओगे या अपनी कंपनी खोलोगे या अपनी प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने कस्टमर जिस हिसाब से अरेंज करोगे तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट करते ही रहोगे। तो ध्यान रखिएगा, डेली या हर साल आपको प्रबंध करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए क्या बोला जाता है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। केवल एक बार में सीमित होकर के प्रबंध नहीं रह जाएगा, हमेशा ही चलता रहेगा। अगला है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। या सिंपल ही है पॉइंट, प्रबंध केवल एक व्यक्ति के द्वारा की गई क्रिया नहीं है, ये अनेक व्यक्तियों का मिला जुला स्वरूप होता है या मिला जुला रिजल्ट होता है। प्रबंध केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए। तो एक संस्था में केवल एक या दो व्यक्ति नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं। केवल फैक्ट्री के मालिकों की बात नहीं कर रहा मैं, या फैक्ट्री में काम करने वाले केवल एक या दो व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं जिनसे हम कच्चा माल खरीदते हैं, जिनको हम उधार माल बेचते हैं या जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, या बैंक वाले, सब लोग हमारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन सबके साथ हमारे को मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो प्रबंध क्या है, एक समूह की क्रिया है। प्रबंध क्या है, हमारी संस्था के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक क्रिया है। अगर हम समूह में क्रिया ना करें तो हम मैनेजमेंट अपने संस्था के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, समूह की क्रिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है 6 पॉइंट, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। अच्छा पॉइंट है। गतिशील कार्य का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब होता है कि जैसे आप देखते हो कि संस्था में या सामाजिक वातावरण में परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। सरकार कोई चेंज हो गई तो परिवर्तन आ जाएगा। कभी टैक्स जो स्लैब रेट है उनमें परिवर्तन आ गया, पहले सेल टैक्स चलता था, उसके बाद वैल्यू एडिड टैक्स आ गया, वैट आ गया, मतलब पहले सेल टैक्स, उसके बाद वैट, और अब जीएसटी आ चुका है। जीएसटी वैसे आए हुए कई साल हो गए, लेकिन फिर भी जीएसटी के अकॉर्डिंग हमारे को अपने सारे के सारे जो टैक्सेशन है या जो अपना प्रोसीजर है हमारा सेल का, प्रोडक्शन का, उसमें बदलाव लेके आना पड़ा। पहले एक्साइज भी होता था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि परिवर्तन होते रहते हैं हमारे वातावरण में। उन वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार हमें अपनी मैनेजमेंट में भी बदलाव करना पड़ेगा। आप जैसे समझते हो ना, अगर गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से हमें कपड़े पहनने पड़ते हैं, बारिश है तो बारिश के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं, होता है ना। इसी प्रकार से कह लीजिए कि एक संस्था यानी कि एक कंपनी जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके आसपास के वातावरण में भी चेंज होता रहता है। मैं जोग्राफिकल की बात नहीं कर रहा, जोग्राफिकल यानी कि हवा पानी बारिश सर्दी गर्मी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसके आसपास के वातावरण की बात कर रहा हूँ कि कस्टमर की रुचि कैसी है, सरकार की नीतियों में क्या क्या बदलाव आया है, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनकी नीतियों में क्या क्या बदलाव आया है। अगर हमारा कॉम्पिटिटर कोई सस्ती चीज़ लेकर के आ जाता है तो हमारे को भी अपने प्राइसेस, जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं, उनमें सस्ता करना पड़ेगा। अगर हमारा कॉम्पिटिटर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी से माल बनाने लग गया तो हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव करना पड़ेगा। अगर वो सस्ता बेच रहे हैं तो हमें भी सस्ता बेचना पड़ेगा। सरकार ने अगर टैक्सेशन की पॉलिसी में कुछ चेंज कर दिया तो हमें भी अपना चेंज करना पड़ेगा। तो हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हमारी मैनेजमेंट अच्छी हो। तो मैनेजमेंट क्या है, यानी कि प्रबंध क्या है, गतिशील वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार हमारा जो व्यवसाय है उसको बदलने का काम करता है। यानी कि मैनेजमेंट जो है वो एक गतिशील है। मैनेजमेंट क्या करता है, गतिशील कार्य है। वो परिवर्तन होने वाले यानी कि परिवर्तन वातावरण के अनुसार प्रबंध में भी बदलाव लाता है। जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल जो मैंने लिखा है यहाँ पर, कोविड-19 या कोरोना के समय में सेल में भी चेंज आ चुका है, प्रोडक्शन में भी बदलाव आ चुका है। अब जैसे पहले मास्क नहीं बिकते थे इतने, लेकिन अब देखिए मास्क की सेल कितनी ज़्यादा हो चुकी है। प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ा। जो मास्क बनाने वाली कंपनियां हैं, जो पीपीई किट वगैरह बनाती हैं वो वाली कंपनियां हैं, जो हैंड सैनिटाइज़र वगैरह बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्शन में भी बदलाव करना पड़ा, प्रोडक्शन की पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा, जिसके कारण सेल की पॉलिसी में भी बदलाव किया गया। क्लियर। तो प्रबंध क्या है, गतिशील कार्य। ये जो मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सेपरेट भी पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बहुआयामी वाला बताया था, ये गतिशील कार्य है। ये दो एक पॉइंट हैं जो कई बार पेपर में आ चुके हैं। वैसे तो सारे पेपर में आ चुके हैं, लेकिन ये दो पॉइंट पेपर में सेपरेट भी पूछे जा चुके हैं। तो गतिशील कार्य है मतलब व्यवसाय में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार हमें अपने मैनेजमेंट में भी बदलाव लाना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। ये कोई मेज कुर्सी फर्नीचर नहीं है जिसे आप देख करके
अंदाज़ा लगा लो कि प्रबंध कितना बड़ा है या कितना छोटा है, या कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं, या कितने लोग उसकी सवारी कर सकते हैं। प्रबंध नज़र नहीं आता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। यानी कि प्रबंध केवल एक महसूस करने वाली शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति है, जिसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि संस्था अच्छी चल रही है या फिर बेकार चल रही है। जैसे कि आप किसी बैंक में गए तो वहाँ पर शोर शराबा हो रहा है, लाइन अस्त व्यस्त है, जो लास्ट में आ रहा है वो भी सबसे पहले जाकर के पैसे जमा करवा रहे हैं, पहले पैसे ले रहा है, तो आप देखोगे यहाँ की मैनेजमेंट कितनी ख़राब है, यही बोलते हो ना। लेकिन अगर आप किसी बैंक में या किसी संस्था में गए, वहाँ पर सारे काम स्मूथली चल रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं है। शोर शराबे का मेरा मतलब है काम तो होना ही चाहिए, काम हो रहा है, लेकिन जितना शोर होना चाहिए केवल उतना ही शोर है, उसे शोर नहीं कहेंगे, वो नॉर्मल आवाज़ है। तो आप ये कहोगे मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन अगर शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, चीज़ें टूट फूट रही हैं, रॉ मटेरियल ऊट पटांग तरीके से पटका जा रहा है, लेबर आपस में लड़ रही है, मालिक का पता नहीं है, या फिर शोर शराबा हो रहा है, या फिर लेबर पैसों के लिए चिल्ला रही है, जो क्रेडिटर हैं वो आकर के पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो आप यही बोलोगे ना मैनेजमेंट पता नहीं कैसी है यार, समझ में ही नहीं कुछ आ रहा, ना या किसी को पैसे देता है, ना प्रॉपरली प्रोडक्शन कर पा रहा है ये संस्था, तो आप यही बोलोगे। तो कहने का मेरा मतलब, अगर सारे कार्य स्मूथली चल रहे हैं तो आप बोलोगे मैनेजमेंट अच्छी है, सारे कार्य स्मूथली नहीं चल रहे, आराम से नहीं चल पा रहे, तो आप ये बोलोगे कि मैनेजमेंट खराब है। तो प्रबंध क्या है? एक अदृश्य शक्ति है, इसे देखा नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता। तो ये था आपका प्रबंध की मुख्य विशेषता।